गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं नवीनीकरण के सिद्धांत, जो इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी के एमए फाइनल का पेपर है। नवीनीकरण का जो मूल उद्देश्य होता है वह उत्पादन की वृद्धि करना, साथ ही उत्पादन की लागत में कमी करना होता है। इसके विभिन्न पहलू होते हैं जिनकी सहायता से हम उत्पादन में वृद्धि या उत्पादन की लागत में कमी कर पाते हैं। ये विभिन्न पहलू ही नवीनीकरण के सिद्धांत भी कहलाते हैं। ये पहलू हैं तकनीकी या शिल्प विज्ञान सिद्धांत, संगठनात्मक सिद्धांत, वित्तीय सिद्धांत और सामाजिक एवं मानवीय सिद्धांत। तकनीकी या शिल्प विज्ञान सिद्धांत यह नवीनीकरण में तकनीकी प्रधान होता है और इसे अपनाने के लिए निम्न सिद्धांतों को हमें अपनाना पड़ता है। उसमें पहला पॉइंट है सरलीकरण, यानी इसके अंतर्गत निर्मित की जाने वाली वस्तुओं की श्रेणियों को सीमित किया जाता है। इसे परिभाषित करते हुए वैगल और ऑटोवाटर कहते हैं कि औद्योगिक सरलीकरण की से आशय उत्पादन की वस्तुओं से सीमांत किस्मों का उन्मूलन करना है। यह वस्तुओं की किस्मों एवं श्रेणियों को घटाने से संबंधित है। इसमें सीमांत किस्मों की आधारभूत सामग्रियों के प्रयोग को बंद करना तथा निर्माण विधियों की जटिलता को समाप्त करना भी शामिल है। इसी तरह एली इसे परिभाषित करते हुए कहते हैं कि सरलीकरण से आशय प्रबंधकों की उस नीति से है जिसका उद्देश्य दैनिक प्रयोग की अनावश्यक किस्मों एवं भेदों को समाप्त करके अपव्ययों को समाप्त करना है। इसमें कुछ विशेष प्रकार की मशीनों का प्रयोग किया जाता है जिससे उत्पादकता में वृद्धि होती है तथा निरीक्षण एवं नियंत्रण संबंधी कार्य सरल होता है। यह कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्य को भी सरल करता है तथा उनकी कार्य क्षमता में भी वृद्धि करता है। यह है सरलीकरण। नेक्स्ट है प्रमापीकरण। उद्योगों में प्रमापीकरण अपनाया जाता है। प्रमापीकरण के अंतर्गत कच्चे माल, तैयार वस्तु तथा उत्पादन प्रक्रिया के प्रमाप निश्चित कर दिए जाते हैं। इसे परिभाषित करते हुए ईसी पैक कहते हैं कि प्रमापीकरण से आशय प्रमाप या मानदंड निर्धारित करना जिनके द्वारा किसी सेवा, निष्पत्ति, मूल्य, गुण, मात्रा को मापा जा सके तथा यह उद्योग के चिंतन और व्यवहार का कुछ निश्चित स्वरूपों में सर्वोत्तम परिणति है। प्रोफेसर किम्बॉल यंग कहते हैं कि निर्माण की दृष्टि से प्रमापीकरण से आशय किसी वस्तु को थोड़े से प्रकारों, आकारों और विशेषताओं तक सीमित करने से है। प्रमापीकरण को अपनाने में औजार, साज सामान, कच्चा माल, कार्य की दशाएं, उत्पादित वस्तुओं का आकार, प्रकार एवं किस्म सभी प्रमापित कर दिए जाते हैं। प्रमाप निर्धारित होने पर उत्पादन कार्यों की व्यवस्था का कार्य बहुत ही सरल हो जाता है। नेक्स्ट है यंत्रीकरण एवं स्वचालन। उद्योगों में उत्पादन बढ़ाने के लिए यंत्रीकरण एक प्रमुख साधन है। यंत्रों के क्षेत्र में निरंतर हो रहे अनुसंधानों से यंत्रों में सुधार हो रहे हैं तथा
यंत्रों का विकास किया जा रहा है। प्रत्येक सुधारा हुआ यंत्र पहले यंत्रों की अपेक्षा ज़्यादा उत्पादक एवं उपयोगी होता है। नवीनीकरण के अंतर्गत पुराने यंत्रों के स्थान पर नवीन एवं आधुनिक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जिससे उत्पादन की मात्रा तथा किस्म दोनों ही में वृद्धि होती है। इसे परिभाषित करते हुए लियट बैग्रेट लिखते हैं कि यांत्रिकरण मानवीय क्षमता का अधिकतम उपयोग है। स्वचालन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव स्व क्षमता की सीमा पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है। इसी तरह परिभाषित करते हुए बीथल, एटवाटर, स्मिथ तथा स्टैकमैन के अनुसार स्वचालन से आशय यंत्रों में जाने वाले तथा यंत्रों से आने वाले माल एवं पुर्जों और यंत्रों के स्वचालन से है जो मानवीय नियंत्रण से रहित है। इसी तरह इसे परिभाषित करते हुए जॉन डाइबॉल्ड लिखते हैं कि स्वचालन एक दो अर्थ वाला नवीन शब्द है जो कि क्रियाओं के स्वचालन एवं स्वचालित वस्तु निर्माण से संबंधित है। स्वचालन में यंत्र एवं उत्पादन क्रिया स्वतः ही चलते हैं। इसमें सामग्री प्रबंध की विधि, उत्पादन प्रणाली, निर्मित की जाने वाली वस्तुओं के डिज़ाइन इस प्रकार से एकीकृत एवं समन्वित करते हैं कि उत्पादन करने के लिए स्वचालित श्रृंखला की प्राप्ति की जा सके। अब हम देखते हैं स्वचालन के प्रकार। स्वचालन के प्रकार में हम सबसे पहले देखते हैं नियमित स्वचालन, जिसके अंतर्गत किसी वस्तु के अलग अलग पुर्जों के अलग अलग निर्माण को एक साथ मिला दिया जाता है तथा इस समस्त नियमित प्रक्रिया में मानवीय हाथ के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। नेक्स्ट है प्रतिसंभरण नियंत्रण। इसके अंतर्गत नियमित रूप से परस्पर संबंधित होने पर पृथक पृथक पुर्जे निर्मित करने वाली मशीनें बिना किसी व्यक्ति की सहायता से स्वतः ही अपने सहायक प्रक्रम गुण के कारण कार्य करती है। ठीक उसी तरह जैसे हमारा शरीर है, मानव का शरीर है, उसके अंदर की समस्त क्रियाएं अपनी विशेष रचना के फलस्वरूप निरंतर कार्य करती रहती है। नेक्स्ट है कंप्यूटर तकनीकी। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की जटिल से जटिल सूचनाओं का अभिलेखन, संग्रहण तथा आवश्यकता अनुसार इसे उपयोगी बनाना होता है। इन तीनों को सम्मिलित रूप से कंप्यूटर की क्रिया कहा जाता है। यह दैनिक रूप से किए जाने वाले कार्यों के लिए उपयोग होता है, जैसे बैंक, बीमा कंपनी, बिजली, हिसाब किताब के कार्य, उद्योगों के क्षेत्र में स्वचालित यंत्र यंत्र क्रांतिकारी परिवर्तन करते हैं तथा उत्पादन की मात्रा को बड़ी तेजी से बढ़ाने के साथ साथ मानवीय श्रम के उपयोग को भी बहुत बहुत ही कम कर देते हैं। नेक्स्ट है त्रिवीकरण। त्रिवीकरण के अंतर्गत मशीन एवं श्रमिक की चल रही पूर्व गति को तीव्र किया जाता है। इसमें मशीन एवं श्रमिक के कार्य करने की गति में वृद्धि कर उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। साथ सामान एवं मशीनों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, केवल पूर्व की जो मशीनें हैं उनमें उनकी गति बढ़ाई जाती है, जिससे श्रमिक की कार्य कुशलता एवं उत्पादकता बढ़ती है। इससे उत्पादन की लागत में कमी हुई है और श्रमिक पर कार्य की गति बढ़ने से जोर पड़ा है। नेक्स्ट है विशिष्टीकरण। विशिष्टीकरण के अंतर्गत एक कारखाने द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुएं निर्माण करने के स्थान पर किसी
एक या दो विशिष्ट वस्तुएं निर्मित की जाती हैं। जैसे वस्त्र निर्माण कारखाने में केवल मोटे कपड़े ही बनाने का निर्माण करना, इससे कारखाने को केवल एक विशिष्ट उत्पादन की ही व्यवस्था करनी पड़ती है, जिससे उत्पादन बढ़ता है। नेक्स्ट है क्रमशः विभाजन। क्रमशः विभाजन के अंतर्गत उद्योगों के आंतरिक संगठन को वैज्ञानिक प्रतिबंध के सिद्धांतों के आधार पर पुनर्गठित किया जाता है। साथ ही विभाजन में प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण के कार्य में विशिष्टीकरण करके उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। कर्मचारियों में कार्यों का विभाजन, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का दायित्व, कार्य की गति तथा कार्यविधि आदि का निर्धारण कर दिया जाता है। कार्य विभाजन में कर्मचारी का दायित्व बढ़ जाता है, जिससे उत्पादन की गति बढ़ती है। नेक्स्ट हमारा आता है संगठनात्मक सिद्धांत। संगठनात्मक सिद्धांत जो संस्था के आकार, पूंजी, उत्पादन व्यवस्था आदि पर नियंत्रण रखता है, इसे परिभाषित करते हुए मैकगिरगॉर कहते हैं कि संगठन संबंधी पहलू के अंतर्गत उद्योग को एक प्रकार की सरकार मानते हुए इसका उचित प्रकार से संगठन करना होता है, जिससे विभिन्न उत्पादक परस्पर इस प्रकार से संबंधित होने चाहिए कि कार्य विशिष्टीकरण, दुर्बल इकाइयों के विनाश रहित उन्मूलन एवं नए उपकर्मियों के प्रवेश पर नियंत्रण आदि की नीतियों को उन पर लागू किया जा सके। सामूहिक प्रयत्नों के द्वारा अनुचित प्रतियोगिता को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। साथ ही पारस्परिक सहयोग स्थापित करके आंतरिक एवं बाहरी बचतों को प्राप्त किया जा सकता है। गैलब्रेथ कहते हैं कि वर्तमान टेक्नो संरचना के अंतर्गत छोटे पैमाने के उद्योगों का कोई भविष्य नहीं है। दक्ष एवं मितव्ययी उत्पादन के लिए फर्म का आकार बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं वित्तीय सिद्धांत। नवीनीकरण का एक आवश्यक पहलू वित्त भी है। नवीन यंत्रों एवं उन्नत विधियों को अपनाने के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में पूंजी की आवश्यकता पड़ती है और पूंजी की व्यवस्था करने के लिए उचित व्यवस्था की जाती है। कम से कम लागत पर पूंजी प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। साथ ही यह ध्यान रखा जाता है कि पूंजी प्रबंध इस प्रकार से किया जाए कि उद्योग में पूंजी की आवश्यकता से कम रहे और ना आवश्यकता से अधिक रहे। पूंजी की कमी तथा अधिकता दोनों ही दोषपूर्ण होते हैं। पूंजी की व्यवस्था आंतरिक और बाहरी दोनों ही स्रोतों से सुविधानुसार की जा सकती है। आंतरिक स्रोतों से अंशधारियों की पूंजी एवं लाभों में से बनाए गए सुरक्षित कोष सम्मिलित हैं तथा बाहरी स्रोतों से बैंकों एवं जनता के लिए जाने वाले ऋण आते हैं। विभिन्न स्रोतों का उपयोग करते हुए पूंजी की लागत कम से कम रखने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सामाजिक एवं मानवीय सिद्धांत। नवीनीकरण की सफलता के लिए सामाजिक एवं मानवीय पक्ष पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि इस पक्ष की उपेक्षा करके नवीनीकरण का हम प्रयास किया जाता है तो हमें उतनी सफलता नहीं मिलती। इसके अंतर्गत हमें मानवीय साधन से संबंधित परंपरागत विधियों के अंतर्गत नवीन एवं उन्नत विधियां अपनाई जाती हैं। श्रमिकों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, उचित पारिश्रमिक देना, पदोन्नति, प्रबंध में भागीदारी, परिवेदनाओं का निवारण, कार्य की उचित दशाएं, श्रम कल्याण एवं सुरक्षा से संबंधित सुधार सम्मिलित होते हैं। उद्योगों के सभी उद्देश्य स्वार्थ में तकनीकी एवं वाणिज्य दृष्टि से निश्चित नहीं किए जाने चाहिए, बल्कि सामाजिक एवं मानवीय पक्ष का भी
पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। नवीनीकरण करते समय भौतिक समृद्धि के साथ साथ यह भी देखना होता है कि वह समाज एवं संपूर्ण मानवता की नैतिक, शारीरिक एवं सामाजिक उन्नति भी कर सके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि श्रमिकों का उत्पादन का निर्जीव साधन नहीं माना जाए, बल्कि सजीव एवं बुद्धिवादी साधन के रूप में उसके साथ उचित मानवीय व्यवहार किया जाना आवश्यक होता है। तो इस तरह से हमने देखे कि नवीनीकरण के सिद्धांत कौन कौन से हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।